अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल, वज़ीर आज़म पुरएतमाद, पिछले साल की मुश्किलात और आगे के टारगेट्स भी बता दिए। लेकिन क्या वाकई सियासी तौर पर सब अच्छा है? इमरान खान से फैमिली और पार्टी के लोगों की मुलाकात, सेहत के बारे में अफवाहें रद्द, लेकिन पार्टी मुसलसल मुलाकातें ना होने का गिला क्यों कर रही है? और मुस्लिम लीग नून एक साला कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन, क्या बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है? इन तमाम मामलों पर आज हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म ने आज अपनी हुकूमत के पहले साल की रिपोर्ट कार्ड जो है वह आवाम के सामने रख दिया। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले साल में आने वाली माशी और सियासी मुश्किलात का भी जिक्र किया। उनकी हुकूमत ने इन मुश्किलात से निमटा कैसे, उसका एक मुख्तसर सा खाका भी सामने रख दिया। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर तनकीद की और बताया कि किस तरह IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश की गई और मौजूदा हुकूमत ने फौजी क़यादत के साथ मिलकर किस तरह माशी मसाइल का हल निकाला। $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था, और वो एक ही तरीका था, या हम अपने कानकुनी से वहां से ले आते, या ज़राअत से ले आते, या IT से ले आते। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था। $5 अरब कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में तहदियों का शुक्रिया अदा किया और अपनी काबीना के सामने आगे के चैलेंजेस भी जो है वो गिनवा दिए। साथ ही ये भी बता दिया कि हुकूमत के सामने अब टारगेट्स जो हैं वो क्या है। नंबर 1, 850 अरब रुपए का नुकसान करने वाली स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का हल निकालना है। नंबर 2, गर्दिशी कर्जों में कमी लाना है। नंबर 3, इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना है। नंबर 4, पाकिस्तान की बरामदात को $60 अरब तक लेकर जाना है। नंबर 5, मुल्क की इकॉनमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। वज़ीर आज़म ने यहाँ एहतजाज की सियासत पर भी तनकीद की और कहा कि मामलात को मुफाहमत से आगे बढ़ाना होगा। हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन की तरफ से कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया गया, ना ही कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अडियाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी पार्टी और फैमिली के लोग पहुंचे और दोनों जानिब से ही इमरान खान की सेहत के हवाले से अफवाहों को रद्द कर दिया। आज बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है। उनकी सेहत के बारे में हम वाज़े करते हैं। हमने इमरान खान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे और खुश बैठे थे। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है। हम दरखास्त दे देंगे कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं वो भी उनको देख लें, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान के केसेस पर कहा कि अब नई हिकमत जो है वो अपना कर लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। देखिए, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के जो केसेस इब्तदा हुई थी और जो सरकार की हिकमत अमली इन द बिगिनिंग थी, वो तो एक 2020 के क्रिकेट के फॉर्मेट पे चली बड़ी तेज़ी से, और बड़ी आपको याद है कि वो रात के अंधेरों में जो है वो केसेस होते रहे। उसके बाद वनडे का फॉर्मेट आया, मगर अब जो लेटेस्ट हिकमत अमली उसमें यकीनन एक तब्दीली आ चुकी है। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पलड़ा भारी हुकूमत का दिखाई देता है। हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी अवाम के सामने रख रही है और अपोजिशन अडियाला जेल के चक्कर काट रही है, जबकि इमरान खान के जेल से बाहर आने का भी फिलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। हुकूमत ने काबीना का हुजूम बढ़ा दिया, मजीद लोगों को अकोमोडेट किया गया है और परवेज़ खटब को एडवाइज़र बनाने की खबरों ने तनकीद का नया दरवाज़ा जो है वो खोल दिया है। लेकिन ओवरऑल हुकूमत को आज की तारीख में कोई बड़ा अपोजिशन से चैलेंज दरपेश है नहीं। तो नाज़रीन, आज जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो सेलिब्रेट कर रही है कि एक साल उनको हुआ है, और आज जो तकरीब हुई उसमें वज़ीर आज़म ने बड़ी तफसील से जो है वो अपनी लिस्ट हमारे सामने रखी कि क्या क्या जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, और ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से जो स्टेबिलिटी आई है। अब इसके ऊपर बहस हो रही है कि ये जो कहा जा रहा है कि इकॉनमी को बेहतर किया गया है, एक स्टेबिलिटी आई है और उसकी बेसिस पर अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, इसमें कितनी जान है? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो तो एक कहानी बता रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो,
चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स हों या इंटरेस्ट रेट हो। सो डेटा सेज के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेटा के पीछे छुपी होती हैं। आज ज़रा अपोजिशन का इस पर रुकते नज़र देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि ये जो एक साल की परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उसमें जो एक इकोनॉमिक सक्सेस जिसके बारे में बात की जा रही है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिटिक्स है उसको कोई नुकसान हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इकॉनमी को अच्छी तरह समझते हैं। जी तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो आज बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने अपना ऐलान किया है, तैमूर साहब के जो उन्होंने जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब देखिए ना, जिस तरह मिसाल के तौर पर IMF प्रोग्राम चल रहा है, रुपी स्टेबल है, इन्फ्लेशन डाउन है, रेमिटेंसेस जो हैं वो बेहतर हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बिल्कुल स्टेबल हैं, इंटरेस्ट रेट डाउन है, सो स्टेबिलिटी है इन मैनी वेज। बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, मैं इस पर अभी आपसे बात करूँगा, लेकिन ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के, वो तो एक कहानी यही सुना रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक साल में बहुत हद तक जो है वो मामलात को संभाल लिया है। ये जो 5, 6, 7, 8 जो बेसिक फंडामेंटल्स मैंने जिनका जिक्र किया है, आप इन पे मुत्तफिक हैं या आपका कोई डिफरेंट मौक़िफ़ है? 2-3 बातें फात। पहले तो जस्ट ऑफ टॉपिक, लेकिन अगर आपको एक फर्क जो है वो रिवायती लीडरशिप पे या जिस तरीके से हमें इस मुल्क को देखना चाहिए, आज से कुछ दिन पहले तनकीद हुई और बिल्कुल ठीक तनकीद हुई, और मेरे ख्याल में PMLN के सपोर्टर्स ने भी की, जो 60-70 पेज का सप्लीमेंट पंजाब हुकूमत का हर अखबार में आया था, या उससे पहले जो अखबार के कवर पेजेस में तरीके में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे प्रिंट किए जाते, या फिर मरियम नवाज शरीफ ने जो कदम लिया है कि जो हर BHU है पंजाब में, उसको जो है वो BHU के बजाय मरियम क्लिनिक का नाम दे दे। फर्क ये देख लें कि पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान को ऑनर करने के लिए पेशावर के स्टेडियम का नाम इमरान खान स्टेडियम बदल दिया था, और अभी मैं देख रहा था जो अटियाला जेल से बाहर जो गुफ्तगू हलीमा खान की हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बात विजडम के मुताबिक इमरान खान तारीख, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आना चाह रहा था, क्योंकि वो मेन इशू आज के दिन वो है। तो ये जो बेसिक डेटा जो हमें कहानी सुना रहा है, ये ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अगर इस कहानी का कोई हिस्सा मान भी लिया जाए, तो ये साथ देखना चाहिए कि जो क्राइसिस हुआ था वो कब हुआ था। 40% इन्फ्लेशन किसके दौर में हुई थी? जो पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस था, जब रुपए डिवैल्यू हुआ था, किसके दौर में हुआ था? जब पेट्रोल की कीमत 330-340 तक गई थी, तो कब गई थी? जब बिजली के दाम 20 रुपए से बढ़े, कब बढ़े? देखिए, ये तो सारा जो है वो पोस्ट रेजीम चेंज का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल नंबर्स पे आते हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि जैसे आपने कहा कि मईशत में कोई ग्रोथ नहीं, ना आम इंसान की जिंदगी में कोई असर नहीं। मैं उस पे आता हूँ, मैं तैमूर साहब में उस पे आता हूँ। देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहली चीज़ तो ये, वो जो माजी में कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, वो एक अलग बहस है। उसमें वो भी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो जाते हुए वो माइनफील्ड लगा गई थी और बड़ा मसला हो गया, बट उस पर अभी नहीं जाते हम। ये जो जहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो बेसिक स्टेप 1 इसके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, वो स्टेबिलिटी तो आ गई है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक तो आप भी एग्री करेंगे एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट कि बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड। यहाँ तक तो हम एग्री कर लें। नहीं, बात देखिए, ऐसे होता नहीं। आपने पहले का जो है वो कहा, हमारे इकोनॉमी के साइकिल्स जा रहे हैं ना। ये हुकूमत नहीं बल्कि ये निजाम आया था इकोनॉमी को ठीक करने। गोल देख ले, आप IMF के प्रोग्राम में चले जाएं, IMF की बात मान लें, आपका डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, आपके रिजर्व स्टेबल हो जाएंगे। आपने ये देखना है कि आपने फिलहाल इकोनॉमी में ठीक क्या किया है। क्या टैक्स का नेट बढ़ा है? मतलब आप
के और मेरे अलावा और जो एक छोटा सा तनख्वाहदार तबका है उसके अलावा कोई टैक्स देता है? क्या इन्वेस्टमेंट आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, मैं एक्चुअली इसी पे आने जा रहा हूं। मैं पहले सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, स्टेबल रुपी, इन्फ्लेशन कम, रेमिटेंसेस अप, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल, इंटरेस्ट रेट डाउन, करंट अकाउंट डेफिसिट इन कंट्रोल, ये बेसिक इंडिकेटर्स इस टाइम ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल में सारे ही अग्री कर रहे हैं। अब आए नेक्स्ट स्टेप। यही कह रहा हूं ना, ये सवाल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये सवाल देख के अपने आप को थपकी दे के हम जो है वो आपके लिए और मेरे लिए साल दो बाद दोबारा से यही माइनफील्ड नहीं, लेकिन देखिए ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है जो अभी आप बात कर रहे थे, जो बेसिक, जब आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ इज द नेक्स्ट स्टेप ना। अच्छा, अब अगेन तैमूर साहब, आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं कि जब भी IMF प्रोग्राम्स आए हैं और अगर आप एकदम ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर आप घूम फिर के वापस जाते हैं। तो इस बार जो ये लॉजिक दी जा रही है कि ग्रोथ में जल्दी नहीं करनी, पहले जरा बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर लें, ये लॉजिक ठीक है ना? आपने यही देखा है कि मैंने इस बात पे तनकीद नहीं किया, आई एम ए फेयर पर्सन, इस बात पे मैंने तनकीद नहीं की कि पाकिस्तान की 5 या 6% ग्रोथ क्यों नहीं। मैं तनकीद इस बात की कर रहा हूं कि कोई मुझे दिखाए कि वो 5 से 6% ग्रोथ की तरफ रास्ता क्या है, कोई रास्ता है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बेहतर हुआ है? क्या यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ है जिसमें कोई इन्वेस्टर आपको दिखा सकता है कि जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? होता तो अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन पे 2 साल लगे, कोई ना कोई बिड कर देता ना। ठीक है, आप इस तरह के बहुत से इंडिकेटर्स देख लें, क्या सूबों में और वफाक में मामलात, क्योंकि बहुत बड़ी वजह जी आ रही है। सो बेसिकली देखिए, जो ग्रोथ के लिए अब जो आगे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल में उस पर भी सारे ये एग्री करेंगे, बाय द वे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, कि टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना है। उसमें गवर्नमेंट सही प्रोग्रेस नहीं कर पाई, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं भरेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ज़रिए तो हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये एक ग्रोथ के इंसेंटिव के पीछे, उस के ऊपर एक रेड लाइट जलती रहेगी। जो आपका प्राइवेटाइजेशन है नहीं हुई, कमज़ोर है, प्रॉब्लम है, जब तक नहीं होगी हम फंसे रहेंगे। और आखिर में जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, मेरे ख्याल में वो भी उस तरीके से कम नहीं कर पाए। सो ये जो बेसिक की फंडामेंटल है जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, कुछ हद तक वो खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं, अगर वो उनको टैकल करते हैं तो फिर ये जो डायरेक्शन है वो ठीक है फिर आपके ख्याल में? नहीं, ये सब कुछ टैकल करते हैं, लेकिन इसके लिए फहद 3 साल रहे हैं। 3 साल में कौन सी चीज टैकल की है? देखिए, अब यही देख लें ना कि अगर आप आगे का देखें, क्या NFC अवार्ड पे कोई काम हुआ है? ये चीजें अगर आप टैकल, चले आप माजी में देख लें, और मैं आपको मिसालें देता हूँ और ये सीरियस मिसालें। 3 अदवार देख लें जिनमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो अच्छी हुई थी और उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हुआ था। अयूब खान का दौर, ज़ियाउल हक का दौर और मुशर्रफ का दौर। मेरे पास थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है, बट आई गेट योर पॉइंट, लेकिन लेट मी मेक द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग, क्योंकि वो जरूरी है। इन्हों में बड़े कैपेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स भी थे, ठीक है जी, लेकिन जब वो अदवार खत्म हुए, क्या वो रिफॉर्म्स ही वहां पे रही जो उन्होंने शुरू की थी? हम दोबारा से आज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ज़ियाउल हक के वक्त में हो रही थी, उसके बाद नवाज शरीफ के वक्त में हुई थी, मुशर्रफ के वक्त में दोबारा हुई। बिल्कुल, क्यों ये बड़ी दुख भरी कहानी है तैमूर साहब, ये मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, ये बड़ी दुख भरी कहानी है, बिकॉज हम बार बार वही मिस्टेक्स जो है वो रिपीट करते हैं, इसीलिए हम बार बार IMF की तरफ में जाना मजबूरन जाना पड़ता है। और यही वो वजह है कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इस बार जो है वो रिफॉर्म्स करके जाना है। अब ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स हैं जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं ये मुश्किल है, इनके लिए आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है और इसीलिए शायद हमें अभी तक ये नज़र नहीं आए। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना। अब ज़रा बात करते हैं कि हुकूमत के नुमाइंदे से कि ये जो कुछ आज हमें बताया जा रहा है वो तो ठीक है, उसमें बहुत हद तक जो है वो जो डेटा है वो ये कहता है कि मामलात बेहतर हुए, लेकिन बहुत सारे जो अहम जो फैसले थे वो नहीं हो पाए और बहुत सारे अहम इस्लाहात जो होनी थी वो भी नहीं हो पाई। तो उसकी क्या वजह है? खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी
वजीर हैं। जी खुरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा, खुरम साहब, जो जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के, उस पे तो बहुत हद तक जो है वो इत्तेफाक है ही है, क्योंकि डेटा जो है वो खुद अपनी कहानी सुनाता है। तो मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अभी जो बात कर रहा था तैमूर झगड़ा साहब से भी, तो वो भी जाहिर बात है, ये तो वो मानेंगे और मान भी रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से रुपी भी स्टेबल है, इन्फ्लेशन भी डाउन है, रेमिटेंसेस भी बेहतर हो रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी बेहतर है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी डाउन है, और जो हमारा डेट है ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया से, यूएई से, वो भी रोल ओवर हो रहा है। तो जनरली मामलात जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचे हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है ये आम आदमी तक तभी उसको इम्पैक्ट करेगी जब इसमें ग्रोथ आएगी, लेकिन ग्रोथ भी अब बड़े रेकलेसली नहीं करना। लेकिन खुरम साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, चलिए ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन एक बड़ा जो यानी कि बहुत हद तक एक अहम तनकीद है इस सारी ये जो पूरी जो कहानी, जो डेटा सुना रहा है, जो गवर्नमेंट सुना रही, वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई ख़ास लेना देना नहीं है। पहली बात, जब भी आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं तो ये स्टेबिलिटी आती है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा, और इसमें गवर्नमेंट खुद अगर क्लेम करे कि हमने को बड़ा ज़बरदस्त काम किया तो वो बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि जनरली कमोडिटी प्राइसेस लो हैं, ऑयल प्राइसेस लो हैं, तो इससे बहुत हद तक गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। जो एक्चुअली काम था गवर्नमेंट का करने वाला, वो उसने किया नहीं, विच इज़ एसेंशियली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो ये जो मुश्किल फैसले हैं, रिफॉर्म, इस्लाहात, ये क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? नहीं, हुकूमत का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है पिछले 1 साल में, वो एसेंशियली जो बजटरी कंट्रोल है, जो फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल है। कि गवर्नमेंट ने कोई रेकलेस फैसले नहीं किए जो कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके पाकिस्तान में हो जाते हैं कि आप कोई सब मेजर सब्सिडी अनाउंस कर दें। बल्कि हुकूमत ने जो है जहाँ जहाँ भी इकोनॉमिक नीड थी उसके मुताबिक स्टेबिलिटी को सामने रखकर फैसले किए हैं। तो ये हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और सारे जो क्रिटिक्स हैं वो तो यही कहेंगे कि जी ये इनका कोई काम नहीं है, मतलब हकीकत ये है कि 1 साल पहले जो कीमतें बढ़ने की शरह थी वो 23.1% थी। अब अगर 1.5% रह गई है, उसमें हुकूमत की जो ओवरऑल डिसिप्लिन है, फिस्कल डिसिप्लिन है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो चीज़ आई थिंक आप जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए आई थिंक मेजर जो पेशरफ्त नहीं हो सकी, वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं हो सकी। हमारा ये ख्याल था कि इसमें ज़रूर जो पीआई की प्राइवेटाइजेशन है या दूसरी जो प्राइवेटाइजेशन है, उसमें पेशरफ्त होगी ताकि मैं खुरम दुनिया साहब, को ये मैं इस पे सिग्नल आता जाए हूँ। कि हाँ, पाकिस्तान की जो ट्रांजैक्शंस हैं मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे आता उनकी हूँ। साख पर वो मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे आता हूँ। देखिए, बरकरार। इस पे जो बेसिक क्रिटिसिज्म है वो ये है कि देखिए, जब भी आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको इकोनॉमी को एक सर्टन स्टेबिलिटी आती है। वो बाय फोर्स आपसे वो काम करवाते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं करती। तो यानी गवर्नमेंट के पास ये चॉइस ही नहीं थी कि वो दूसरे और कुछ काम करती जब उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम पे दस्तखत किए, पहली बात। दूसरा, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है एक्चुअली केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में निगोशिएट हुआ था, गवर्नमेंट ने उसको हैंडल किया है, उसको मैनेज किया है, यहाँ तक बात दुरुस्त है। सवाल ये है कि ये पहले भी होता रहा है, और जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं खुरम साहब, वो सब ये कहते हैं कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं उसमें ठीक है, गवर्नमेंट का क्रेडिट ये है जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रेकलेस तरीके से जो है वो इकोनॉमी को हैंडल नहीं किया। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो ये है कि आप वो रिफॉर्म करें, और वो रिफॉर्म में आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, मैं उसमें टैक्स नेट बढ़ाने का जिक्र भी करूंगा, मैं उसमें जो आपका गवर्नमेंट के जो अखराजात कम करने थे मैं उसका भी जिक्र करूंगा। ये बहुत सारे एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो काम है, ये है वो जहाँ पे पॉलिटिकली आपको मुश्किल फैसला करना पड़ता है। लेकिन बार बार खुरम साहब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मुश्किल फैसला आता है, ट्रेडर्स के साथ डील करना या ब्यूरोक्रेसी के जो इंटरेस्ट हैं उनके अगेंस्ट जाना, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों है? जी, देखिए गवर्नमेंट अपना जो काम है वो जारी रखे हुए है, और इसके नतीजे में जो जो स्टेबिलिटी है, जैसा मैंने कहा इस पे क्रेडिट पे हम बहस कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की वाहिद जो उन्होंने सोच दी इकोनॉमी में, उन्होंने अपने जो कारकुनों से कहा कि वो बैरून मुल्क से तरसीलात मत भेजें, रोक दें। लेकिन हमें उसमें डबल डिजिट ग्रोथ नजर आ रही है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स में भी अगरचे बहुत सारे इश्यूज अभी वहाँ भी स्ट्रक्चरल बाकी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में भी बहुत हेल्थी ग्रोथ देखने में आई है। तो इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ ये नहीं कि जो है वो आईएमएफ ने सर्टन काम करवा लिए, लेकिन इस जो दूसरी चीजें थी वहां भी
हम बेहतरी देख रहे हैं। मसलन एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो आईएमएफ इस मामले में बहुत सख्ती करता था, कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब हमने देखा कि अब जबकि स्टेबिलिटी की वजह से इंटरेस्ट रेट का आधा रह जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जी वो 22% से हम शुरू हुए थे, अब वो 11 रह गया। अब इशू जो लेकिन अगर हुकूमत जो इससे नहीं आगे कर जाना पाती, आई है, थिंक हाँ, हुकूमत इससे से अगर आगे आगे जाना जाना है। है हाँ, तो हुकूमत को फिर पहली बात ये है कि अपने जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी एक पॉलिटिकल इशू है कि उनके साथ मिलकर ये इशू को रिजॉल्व करना है, इससे पहले कि मामला पार्लियामेंट में आए कि जी अब हमें प्राइवेटाइजेशन किए बगैर लेकिन और कोई खुरम चारा साहब, नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स हमें पार्टी प्राइवेटाइजेशन की को वो अपोज तो नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमारा डिफरेंट मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन इशू ये है खुरम साहब कि आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो अपनी तकरीर कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने टारगेट्स रखे कि जी 2029 तक जो है वो $60 अरब जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए और 1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी होनी चाहिए उसके चंद साल बाद। लेकिन ये जो इशू है प्राइवेटाइजेशन का, जो ये एक फेलियर है ना गवर्नमेंट का, क्योंकि जो एसओईज जो हमें ब्लीड कर रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वो तो जो यानी कि जितना वो नुकसान में कर रहे हैं वो इट्स अनइमेजिनेबल। मैं प्राइवेटाइजेशन आपको एक साल में ना एक करना एक फेलियर है, इसको एडमिट करना चाहिए। नहीं, इस पे नहीं, देखिए इसमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि इसमें हमें जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। वो पीआईए का एक डिबाकल हुआ हुकूमत का, वो उससे आगे बढ़े और आगे बढ़े। जो असल इश्यू है, इसकी तरफ आपने एक ज़मीनन इशारा दिया है, लेकिन ये बात अब खुलकर हमें सबको कहनी है कि पाकिस्तान की जो रियासत है, उसका जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मॉडल है, उसको जब तक आप मॉडर्नाइज़ नहीं करेंगे और जो सुर्ख फीता है ब्यूरोक्रेसी का, उसको मैसिवली काटेंगे नहीं, लिबरलाइज और डीरेगुलेट नहीं करेंगे, हम हम्म आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें फिर हुकूमत को जो अपनी इकोनॉमिक सोच है, वो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनके साथ बैठकर डेवलप करनी है लेकिन ये होता और नजर फिर तो नहीं उसको आ रहा पुश ना। कर। ये लास्ट टाइम हमने ये होते हुए होता तो देखा, नजर नहीं आ रहा खुरम साहब। ये हमने ना, ये हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है। जी, ये हमने लास्ट टाइम 1990 में होते हुए आज से 35 साल पहले देखा था, जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के पहले दौरे हुकूमत में इकोनॉमिक रिफॉर्म बिल पास किया था, जिसमें पहली दफा पाकिस्तान में हमें डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन और तो प्राइवेटाइजेशन ये जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है, और ये इतना बड़ा इशू है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो जो उस लिस्ट में हैं जिनको प्राइवेटाइज करना है, पीआईए तो एक ही है, उससे अरबों खरबों रुपए की हमें सेविंग होनी है। ये क्यों नहीं हो पा रही? ये इनकॉम्पिटेंस है, ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रेजिस्टेंस है, जो नहीं चाहते कि ये कंपनियां जहाँ पे बैठकर जो है वो उनकी हर तरह की बेनिफिट्स को कमाते हैं, तो ये उनकी रेजिस्टेंस है या गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी है कि वो ये नहीं कर पा रहे? जी, एक तो रेजिस्टेंस भी है और हुकूमत के ऊपर बहुत सारी इमरजेंसीज थी। आपने देखा 26 नवंबर को जिस किस्म की एक और आर्म्ड इंसरेक्शन हुई पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, वो भी उसका हिस्सा है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट होती है ऐसे कामों से। इस तरह जो हमें एक दूसरी साइड से चैलेंज आया था 26वीं आईनी तरमीम का, उसको करने में जो गवर्नमेंट की एनर्जी ज़ाया हुई। अब वक्त ये है कि अब जबकि एक हमें आने वाले महीनों में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, तो शहबाज शरीफ साहब को, उनकी काबीना को एक तो कम्युनिकेट करना है पार्लियामेंट के साथ और अवाम के साथ कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट खुलकर बताएं, ताकि उसके ऊपर वो पब्लिक सोच डेवलप हो, मीडिया में भी इस पर बात हो। ये इसकी अभी तक कमी रही है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, उसमें जो वो करना चाहते हैं और उसकी जो गुफ्तगू है उसको खुलकर बयान ठीक, करना चाहिए, ताकि बिल्कुल। पाकिस्तान के अवाम जो है वो जज कर सके और उनको ये कॉन्फिडेंस भी आए कि अगरचे आज मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात पहले से बेहतर होंगे और नया रोजगार और नए जॉब्स पैदा होंगे। खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान पीएमएलएन की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और मेरे ख्याल में ये हर जो जो सोचने वाला शख्स है वो इस बात पे इत्तेफाक करेगा कि जहाँ पे बहुत सारी जो जो फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के वो गवर्नमेंट ने उनको हैंडल किया, लेकिन रिफॉर्म्स हैं वो अभी भी उसी जूं के तू मौजूद हैं। जब तक वो नहीं होंगे तो ये जो सस्टेन्ड स्टेबिलिटी है और उसके बाद ग्रोथ है वो हमें नहीं मिलेगी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो इस सारे एक साल को कैसे देख रहे हैं, और जो उनके पीएमएलएन से मसाइल चल रहे हैं वो कितने सीरियस हैं। ऑल ऑफ दिस आफ्टर दिस ब्रेक।
खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है कि ये एक साल जो गुजरा है इसमें हुकूमत ने कितना कुछ जो है वो एक कामयाबी हासिल की और अपोजिशन जो है वो इसको कैसे देखती है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जो रोल है उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि पीपीपी का एक बीच में उन्होंने एक इस तरह की अपने लिए स्पेस क्रिएट की है कि ना तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं लेकिन ना ही वो अपोजिशन का हिस्सा हैं। वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन काबीना में उनके साथ मौजूद नहीं हैं। और फ़िलहाल तो ये जो लेटेस्ट कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है इसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, तो लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट के साथ वो भी जो है वो अब हेडलाइंस की जीनत बनते जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से वो भी ड्यू है, और कहा यह जा रहा है कि उस मुलाकात में बहुत सारे जो ये इश्यूज जो क्रॉप अप कर रहे हैं इनके हल के लिए कुछ कोशिश की जाएगी। तो ये जो एक साल गुजरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैसा गुजरा है, इस पर ज़रा बात करते हैं। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है, साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। जी कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज क्योंकि कायरा साहब गवर्नमेंट ने भी या प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो बाकायदा तौर पर अपना जो एक साल की कारकर्दगी है उसके हवाले से एक बड़ा इवेंट भी किया, एक काबीना का जो है एक मीटिंग भी की जिसमें बाहर से भी लोगों को बुलाया हुआ था कन्वेंशन सेंटर में, और बड़ी डिटेल में जो है वो वुज़रा ने भी कहा कि जी हमने किस तरीके से इकॉनमी को स्टेबलाइज किया है। लेकिन उसके साथ साथ कह रहे साहब जो कुछ डाउन साइड्स भी हैं जिस पर जनरली एक परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है इसकी जो कॉस्ट है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो श्रिंक हुई है माशरे में। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कायरा साहब कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से ये पिछला एक साल देखें तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगर जो गवर्नमेंट आज क्रेडिट क्लेम कर रही है इकोनॉमी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन जो तनकीद गवर्नमेंट पे आ रही है 26वीं तरमीम के हवाले से, पीका लॉज के हवाले से, उसमें आप शामिल हैं, तो क्रेडिट आप ले नहीं पा रहे लेकिन तनकीद आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये नेट डिसएडवांटेज नहीं हुआ पीपल्स पार्टी का? पहली बात तो साहब ये है कि पीपल्स पार्टी ये सोच समझ के ये फैसला किया था पीपल्स पार्टी ने कि हम हुकूमत में नहीं, हुकूमत को हम फ्री हैंड देते हैं, मुस्लिम लीग अपनी पॉलिसी चलाए और हम अपनी राय ज़रूर देंगे, मुशावरत करेंगे, लेकिन नुकसान भी होता है तो करेंगे और उनको फ्री हैंड देंगे ताकि मुल्क जो डिक्लाइन में है और एट द वर्ज ऑफ क्लैप्स था या डिफॉल्ट था, इससे बाहर निकलने के लिए आज़ादी से फैसले करें और कैबिनेट के अंदर उनको किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस ना हो ताकि ये यकसुई के साथ काम कर सके। और जहाँ पे पार्लियामान का इशू आएगा, बिल्कुल हम पार्लियामान में उनको सपोर्ट करते हैं कि एक तो कुछ हमारे काम जो वादे वही थे वो पूरे नहीं हुए, दूसरा जो लेजिस्लेशन होती है या पार्लियामान के अंदर जो कार्रवाई होती है उसमें हुकूमत हमारे साथ प्रायर मशवरा नहीं करती। अगर वो प्रायर मशवरा करेंगे तो मसाइल बड़ी आसानी से हल होंगे और ये मॉडल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट थी, हम हर मामले में अपोजिशन से मुशावरत करते थे, इसीलिए कोई 95% से ज्यादा लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो थी वो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग में थी। इसके कायरा साहब दो पहलू हैं, मैं बारी बारी जरा उनसे बात करता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि जो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जी हमने बड़ा जो है वो इस्तेहकाम लेके आए हैं, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक हुए हैं और जनरली जो हालात हमारे एक साल पहले जो इकोनॉमी के थे वहाँ से एक ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है, तो क्या आप गवर्नमेंट को वो तमाम तर क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जो आज वो क्लेम कर रहे हैं? देखिए ना, बात आप माशाल्लाह बड़े वेल लर्नर साफी हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये गवर्नमेंट पिछले बजट को देख के चलेंगे आप, उससे पहला बजट तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने दिया था, पिछला बजट जो था वो इस गवर्नमेंट ने दिया और उससे लेके आज तक अभी 8 महीने हुए हैं। इस 8 महीने में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही? क्या हुकूमत ने IMF के साथ सक्सेसफुल डायलॉग किया, जो कि बहुत जरूरी था, अगर ना करते तो आप कोलैप्स कर जाते, डिफॉल्ट करते। तो एक बड़ी आला बात यह है कि हुकूमत ने सक्सेसफुली वो डायलॉग किया जिसके नतीजे में आपको IMF और दीगर जो लैंडिंग फोरम्स हैं वहां से फैसिलिटी मिली और आप डिफॉल्ट से बचे। आपके अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो कारोबारी लोग हैं उनका आप पे एतबार ठहरा, तो ये एक अच्छा काम हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसकी एक कीमत अदा की।
बड़े मुश्किल हालात में, सियासी हालात में गवर्नमेंट थी और मुश्किल फैसले करने पड़े, यानी टैक्स नए लगाने पड़े, टैक्स की शरह बढ़ानी पड़ी, वो बिल्कुल ठीक किया आपके ख्याल में, गैस के रेट बढ़ाने पड़े। गवर्नमेंट ने मुश्किल तरीन फैसले किए और अच्छा किया। हुकूमतें ऐसे नहीं करती, तो गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इस सारे अमल के नतीजे में पाकिस्तान का करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हुई, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ, और हमारी जो लैंडिंग थी उसमें भी इस्तेहकाम आया। हुकूमत की अगर मैं देखता हूँ मुआशी इशारे तो वो बेहतरी की तरफ गए हैं। पाकिस्तान के अपने जो कारोबारी तबकात हैं उनका काफी हद तक इत्मीनान ठहरा है, और आलमी जो रेटिंग एजेंसीज हैं या आलमी इदारे हैं उन्होंने भी मोर और लेस एक तरह की सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट हो भी नहीं सकता। अब सवाल ये है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, क्या टैक्स नेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके लिए तो देखना होगा कि गवर्नमेंट ने 6-7 महीने में क्या इक़दाम उठाए। ठीक है, अब वो अब नेक्स्ट स्टेप है, वे फॉरवर्ड, वो उसमें आ जाएगा। लेकिन कर साहब मुझे ये बताइए कि साथ साथ चलें, ये तो हो गया और आपने बहुत हद तक उनको क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो तो आप क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त जो इशू खड़ा हुआ है जिसपे बिलावल भुट्टो साहब भी वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं, ये इशू कितना सीरियस है? आप बड़े अरसे से PMLN के साथ डील करते रहे कारी साहब, ये नॉर्मली इस तरह की शिकायत होती है, एड्रेस हो जाती हैं, तो ये भी रूटीन की बात है या कुछ सीरियस है? बड़ा इशू है, बड़ा इशू है। फाद साहब, जब भी पार्लिमानी निज़ाम में मल्टी पार्टी हुकूमत बनती है तो वो हुकूमतें आपस में कुछ तय करती हैं, पार्टियां वो लिख के मुआहदे करती हैं। हमने भी लिख के एक मुआहदा किया और उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। यही हमारा गिला है, क्लेम है, और हम बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि, और उसके लिए कई मीटिंगें, बिलावल साहब की पहली मीटिंग नहीं है, वैसे भी कल जो मीटिंग हो रही है वो तो हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग है जिसमें प्रमोशंस डिस्कस होगी, उसके बाद शायद उनकी मीटिंग ये भी हो, पॉलिटिकल मीटिंग, लेकिन नॉर्मली मीटिंग उसी की है। और दूसरा, उनके साथ कई मीटिंगें पहले हुई, उनकी कमेटी के साथ हुई, सागदार साहब के साथ हुई, पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा से हुई, कुछ मामलात में पेशरफ्त हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो खासतौर पे पंजाब के साथ उस पर पेशरफ्त नहीं है। कमरज़मान कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था। इम्पॉर्टेंट ये तहादियों का जो मामला है, नाज़रीन ये कह रहा था कि बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन हमेशा यही हुआ है कि कुछ शोर हुआ उसका मामला सेटल हो जाते हैं, तो इस बार भी एक जनरल परसेप्शन यही है कि मुलाकात होगी तो मामला थोड़े से कुछ निगोसिएशन के बाद जो है मामला हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत का जो सपोर्ट मिल रही है पीपल्स पार्टी से उसके ऊपर कोई सवालिया निशान जो है वो आ रहा है। मेन इशू जो था आज हमने उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, लेकिन बहुत सारे और भी ऐसी खबरें हैं जो हेडलाइंस की जीनत बन रही है, ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। सेगमेंट है खबर खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू आज भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस की समाअत के दौरान सवाल उठाया गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी मामलात को कौन चला रहा है, जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो मुतनाज़ा हैं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हम सिर्फ जो है वो इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब तक सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए 4 बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया है। T20 टीम में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल नहीं है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। नाज़रीन, मुल्क में 5G की सर्विसेज में ताखीर क्यों हो रही है, जानेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सेगमेंट है वर्ल्ड जोन। अमेरिका ने टैरिफ की जंग मजीद तेज कर दी है। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया है, जो 8 से नाफिजुल अमल भी हो गया है। दोनों ममालिक पर नया टैरिफ नाफिज करने के असरात अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भी आ गए हैं, जहां आज खासी गिरावट देखी गई। चीन ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए 10 मार्च से मजीद 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से दरामद होने वाली मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर 15% इजाफी टैक्स लगा दिया जाएगा, जबकि कनाडा ने भी अमरीकी दरामदात पर $125 अरब का टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को दी जाने वाली हर किस्म की फौजी इमदाद रोक दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तवज्जो अमन पर मरकूज किए हुए हैं। वो फौजी इमदाद रोककर हालात का जायजा ले रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हिज़्ब मामूल जाते जाते
पाकिस्तान 5G स्पेक्ट्रम नीलामी और 5G सर्विस शुरू करने में अभी तक पीछे क्यों है? वजह बिलाखिर सामने आ गई। पीटीए ने अपनी रिपोर्ट में इतराफ़ किया है कि कानूनी पेचीदगियां और टेलीकॉम कंपनियों के दरमियान इंजमाम के मुआहदे ताखीरी मसाइल पैदा कर रहे हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की डेडलाइन जून 25 और 5G स्पेक्ट्रम की कमर्शियल लॉन्चिंग की डेडलाइन 2026 की पहली सहमाई है। पर जल्दी कुछ करना बनता है क्योंकि इंटरनेट स्पीड का जो इशू है वो बढ़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।